नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स चैनल में आपका एक बार फिर से है। आज हम आपको गुलाम वंश के तीसरे शासक इल्तुतमिश के बारे में बताने वाले हैं। इल्तुतमिश ने भारत पर दिल्ली की गद्दी पर काबिज होकर अपनी सल्तनत को विस्तार दिया था। इस बात को जानने से पहले आप यह भी जान लीजिए कि गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मगर मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम इल्तुतमिश हुआ करता था। मतलब कि भारत के कुछ उस वक्त के नकारे राजाओं के चलते एक गुलाम के गुलाम ने हमारे सोने जैसी चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर कब्जा कर उसे गुलाम बना लिया। आज उसी गुलाम इल्तुतमिश के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको गुलाम वंश के तीसरे शासक इल्तुतमिश के बारे में बताने वाले हैं। तो ये जानने से पहले अगर आपने अभी हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक कर सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी आपको इस तरह की रोचक और ऐतिहासिक घटनाओं से रूबरू कराते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक निरंतर जारी रहा। तो दोस्तों, जान लीजिए कि इल्तुतमिश ने 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह को गद्दी से उतारकर भीषण युद्ध करने के बाद उसे हराने के बाद इस गद्दी पर काबिज हो गया था। प्रिय दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर इल्तुतमिश कौन था। तो जान लीजिए, इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम के रूप में 1 लाख जीतल में खरीदा था। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए ग्वालियर पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ने इसे इनाम के तौर पर ग्वालियर का सर्वप्रथम इक्ता बनाया था। इसके बाद इल्तुतमिश को बुलंदशहर की भी इक्ता प्रदान की। लगातार विजय प्राप्त करने के बाद कुतुबुद्दीन ने उसे बदायूं का इक़्तिदार, यानी कि आज के मुताबिक उस समय का बदायूं का गवर्नर बनाया था। सबसे बड़ी बात ये रही कि इल्तुतमिश सुल्तान बना उस वक्त भी वो बदायूं का इक़्तिदार था। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के देहांत के बाद जब दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया तो उसके बाद आखिर उसने अपनी सत्ता का विस्तार कैसे किया। तो आइए दोस्तों, अब आपको और पीछे ले चलते हैं। आपको बताते हैं कि मोहम्मद गौरी के दासों में शुमार एलदौज भी अपने आप को दिल्ली की गद्दी का सबसे बड़ा हकदार मानता था, मगर गौरी की मौत के बाद उसने अपना गजनी पर कब्जा जमा लिया। दोस्तों, ये वही एलदौज है जिसके डर से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी दिल्ली की गद्दी नहीं संभाली, बल्कि उसे चलाने के लिए लाहौर को ही अपनी राजधानी बना लिया। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐसा लगता था कि अगर वह दिल्ली की गद्दी पर जाकर बैठेगा तो एलदौज उस पर हमला कर देगा और ऐसे में वह दिल्ली की सल्तनत को भी खो देगा, जिसके चलते कुतुबुद्दीन कभी भी दिल्ली की गद्दी पर काबिज नहीं हुआ। आपको बताते हैं कि गजनी पर अपना शासन जमाए रखने वाले एलदौज की आगे चलकर जंग खारिज्म शाह से हुई। खारिज्म शाह की बात करें तो वह काफ़ी खूंखार लड़ाका था और जहां पर भी वह युद्ध करता था वहां पर रक्त रंजित कर देता था। तो जान लीजिए दोस्तों कि खारिज्म शाह ने अब गजनी पर कब्जा करने के लिए एलदौज पर हमला बोल दिया। यहाँ पर एलदौज और खारिज्म शाह के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों ही सेनाओं में काफ़ी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए और इस युद्ध में खारिज्म शाह ने गजनी पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी बीच किसी तरीके से एलदौज अपनी जान बचाकर भाग निकला और लाहौर में इल्तुतमिश के पास आकर उसने शरण मांगी, मगर इल्तुतमिश काफ़ी चतुर और समझदार और सूझबूझ से निर्णय लेने वाला और दूरगामी परिणाम को देखने वाला सुल्तान था। वो ये बात जानता था कि एलदौज कभी भी कहीं से दिल्ली की गद्दी को नहीं छोड़ेगा और
दिल्ली की गद्दी को कभी न कभी जरूर काबिज होना चाहेगा। ऐसे में देखते हुए उसने सही समय पर फ़ायदा उठाया और गजनी से हार कर लौटे एल्दौज के ऊपर लाहौर में ही तराइन का तीसरा युद्ध छेड़ दिया। ये युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ। आपको बताते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। वहीं तराइन का दूसरा युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच फिर से लड़ा गया। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि तीसरा युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच हुआ। गजनी से हार कर फिर से युद्ध के मैदान में आए एल्दौज की इल्तुतमिश के सामने भीषण हार हुई और इल्तुतमिश ने एल्दौज को अपना गुलाम बना लिया। आइए अब आपको बताते हैं दोस्तों कि इल्तुतमिश के सामने अब सबसे बड़ी बाधा कुबाचा के रूप में थी। कुबाचा भी मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। कुबाचा का विवाह भी कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन से हुआ था, जिसका शासक सिंध प्रांत और मुल्तान था। मगर इल्तुतमिश किसी को भी अपनी सत्ता के बीच नहीं आने देना चाहता था, जिसके चलते उसने 1228 में अपनी दो सेनाएं दोनों अलग अलग दिशाओं से भेजकर मुल्तान और सिंध पर अपना कब्जा जमा लिया और इस क्षेत्र को भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना डाला। वहीं दूसरी तरफ अपनी हार से बौखलाए कुबाचा ने नाव पर बैठकर युद्ध के मैदान से तो निकल गया, मगर उसने स्वयं ही सिंधु नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और शासन करना शुरू कर दिया। मगर इसी दौरान इल्तुतमिश की गद्दी पर सबसे बड़ा खतरा मंगोलों के रूप में सामने आने लगा, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक और क्रूर मंगोलों की निगाह अब भारत की तरफ पड़ चुकी थी। मगर हमने आपको पहले ही बताया कि इल्तुतमिश काफ़ी चतुर था और वो किसी को भी खतरे से पहले ही भांप लेता था। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले भारत में मंगोलों ने कहां पर आक्रमण किया। तो जान लीजिए, मंगोलों की निगाह सबसे पहले भारत के गजनी पर पड़ी, जहां मंगोलों का सबसे पहला युद्ध खारिज़मशाह से हुआ, क्योंकि खारिज़मशाह भी काफ़ी कुशल योद्धा था और वो भी काफ़ी खूंखार। मंगोलों और खारिज़मशाह के बीच भीषण युद्ध हुआ, मगर मंगोलों ने खारिज़मशाह को हरा दिया और मंगोलों ने बादशाह चंगेज़ खान को जीत फतह करा दी। जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए खारिज़मशाह का बेटा जलालुद्दीन मकबनी भारत की तरफ भागने लगा, जिसका पीछा करने के लिए मंगोल सेना दिल्ली की तरफ बढ़ने लगी। मगर वहीं जलालुद्दीन जब इल्तुतमिश के शरण मांगने के लिए जा रहा था, तभी इल्तुतमिश ने अपने ऊपर बढ़ रहे मंगोलों के खतरे को देखते हुए जलालुद्दीन की सहायता नहीं की, जिसे देख मंगोल वापस लौट गए। तो दोस्तों, इस बात को भी जान लीजिए कि इल्तुतमिश के ही कार्यकाल में मंगोलों का भारत पर आक्रमण हुआ था, जिन्होंने सिंधु नदी के तट पर कब्जा भी जमाया था, मगर वो वहीं से लौट गए। इसी के बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी को अपने साम्राज्य को विस्तार देना शुरू कर दिया। उसके बाद आपको बता दें कि अपने साम्राज्य में उसने मुल्तान, बंगाल, अजमेर, राजस्थान, कन्नौज और ग्वालियर तक अपने साम्राज्य को फैला दिया। वहीं आपको बता दें कि इल्तुतमिश की इस योग्यता को मोहम्मद गौरी ने तराइन के पहले युद्ध में ही देख लिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक से उसे दास्ता से मुक्त करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद जब उसने दिल्ली की गद्दी को धारण किया तो वह किसी का भी दास नहीं था, इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। तो जान लीजिए, उसने सबसे पहले अपने कार्यकाल में शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। ये सिक्के दो प्रकार के थे। पहला सिक्का चांदी के और दूसरा तांबे का था। चांदी का सिक्का 175 ग्रेन टके का, तो वहीं तांबे के सिक्के को जीतल बोला गया।
इल्तुतमिश ने ही सिक्कों पर नाम की प्रथा को भी शुरू कराया, तो साथ ही साथ उसने सिक्के भी चलवाने शुरू किए। दोस्तों, आपको एक रोचक चीज़ बताते हैं और तो जान लीजिए, इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि देने के लिए बगदाद के खलीफा स्वयं भारत आए थे और उन्होंने इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि से नवाजा था। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ था। दोस्तों, इल्तुतमिश ने अपने गद्दी संभालने के बाद प्रशासन को चलाने के लिए 40 सरदारों का गठन किया, जिसे गुलाम चालीसा के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही तुर्कान चहलगामी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन के द्वारा बनाई जा रही कुतुब मीनार को भी पूरा कराया। साथ ही अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात उसने अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद का 1229 में इल्तुतमिश ने मकबरा बनवाया। इस मकबरे को ही तुर्कों द्वारा बनाया गया प्रथम मकबरा भी कहा जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। आपको बता दें कि इल्तुतमिश ने ही आगे चल के राजस्थान के नागौर में आसार किन का दरवाज़ा बनवाया, जो कि आगे चल के अकबर ने इसी से प्रभावित होकर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, अभी तक आपको हमने बताया कि इल्तुतमिश ने किस तरह से अपने साम्राज्य को स्थापित किया और उसने अपने कार्यकाल में क्या क्या निर्माण कराया। अब हम आपको बताते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु कैसे हुई। तो जान लीजिए, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी। जब वह बालियान का आक्रमण करने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और 30 अप्रैल 1236 को उसकी मृत्यु हो गई। इस दौरान उसने अपने जीते हुए पूरे शासन को अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ऐसा करने के पीछे उसका मानना था कि उसका असली शासक और उसका राजपाट रजिया ही संभाल सकती है। आपको बता दें कि इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन अहमद ने 1229 में युद्ध के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। वहीं इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जब रजिया को गद्दी पर बैठाने का वक्त आया, तो उसी वक्त इल्तुतमिश के दूसरे बेटे रुकनुद्दीन दिल्ली की गद्दी पर जबरन बैठ गया और अपने आप को शासक घोषित कर दिया, मगर सभी की नज़र में वो पूरी तरीके से अयोग्य था, जिसके चलते दिल्ली की सल्तनत में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह के दमन करने के लिए, जिसे रोकने के लिए रुकनुद्दीन दिल्ली से बाहर चला गया। इसी का फ़ायदा उठाकर इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान लोगों के सामने लाल वस्त्र पहनकर आई और अपने आप को उत्तराधिकारी होने का घोषणा कर दी, जिसका आम लोगों के साथ साथ उस वक्त के अमीरों ने भी समर्थन किया और रजिया सुल्तान गद्दी पर काबिज हो गई। वहीं रजिया के गद्दी पर बैठने के बाद जब रुकनुद्दीन दिल्ली वापस आया, तब रजिया ने उसे बंदी बनवाकर कारागार में डाल दिया। तो दोस्तों, आज हमने आपको अपने इस वीडियो में इल्तुतमिश के साम्राज्य के बारे में बताया और अब अगले वीडियो में हम आपको गुलाम वंश के शासक रजिया सुल्तान के बारे में भी बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ काफ़ी पसंद आई होंगी। तो इस तरह की रोचक कहानियों और इतिहास से जुड़ने के लिए हमारे चैनल इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।